सब्सक्राइब कीजिए नर्चरी फ्यूचर को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चरी फ्यूचर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो इस वीडियो से हम वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी। और मेरा नाम है अमन मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। सबसे पहले हम इन 30 टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, 10 टॉपिक इधर 10 टॉपिक इधर। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। एकदम कोई भी किसी टॉपिक पर पर्टिकुलरली पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दबा देंगे तो आप पहुँच जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। वैसे पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। तो व्हाट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 10 साल तक चलने वाला एक ऐसा इवेंट था जो कि 1789 से 1799 तक चला था, जिसने सोशल और पॉलिटिकल इशू को बड़े पैमाने पर बदल कर रख दिया, जिसका मॉडर्न वर्ल्ड पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है, सोशल और पॉलिटिकल इशू को। अब देखिए बेसिकली क्या हुआ था इस रिवॉल्यूशन में। जो मोनार्की थी, जो उसको हटाकर रिपब्लिक अर्थात बोले तो तानाशाह, जो राजशाही थी, उसको हटाकर जनप्रतिनिधियों को जो चुनने वाली पैमाने वाली जो सरकारें थी, जो राजा था अब जनप्रतिनिधि द्वारा चुना जाएगा, ऐसा सिस्टम लाया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये बेसिकली ये रिपब्लिक तो आया लेकिन थोड़ी देर बाद आया। लेकिन हम लोग का जो रिवॉल्यूशन है 1799 तक है, और 1799 तक जो हुआ वो डिक्टेटरशिप आई थी किसकी? नेपोलियन तक, नेपोलियन की आई थी। तो इस रिवॉल्यूशन के अंत में एक तानाशाही ही आई थी नेपोलियन के हाथों में जब शासन मिला था। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक प्रकार का रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है, जिसमें एक राजा से सत्ता छीनकर और नेपोलियन जैसे तानाशाह को दे दी गई। हालांकि वो एक आर्मी डिक्टेटरशिप था और लोगों को बहुत पसंद भी था, उसने काफ़ी फ्रेंच को युद्ध में लड़ाया। फिर ऐसा भी नहीं है कि नेपोलियन की भी डिक्टेटरशिप ख़त्म नहीं हुई। नेपोलियन की भी डिक्टेटरशिप बैटल ऑफ वाटरलू में ख़त्म हुई 1814-15 में। डेमोक्रेसी आई फाइनली फ्रांस में। तो चलिए ये सब देखेंगे हम लोग। नेपोलियन भी काफ़ी इक्वालिटी बिफोर लॉ का काम करता था, तो चलिए इसको डिटेल में देखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रीज़न क्या रहे होंगे। रीज़न, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो रीज़न रहे होंगे, कोई भी क्रांति आती है, कोई भी काम होता है तो बिना कारण तो होता नहीं है। इस रिवॉल्यूशन के मुख्यतः 6 कारण, जिसमें से 4 बेहद प्रमुख हैं जिसको हम लोग बाद में देखेंगे भी। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहला और प्रमुख कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रगल फॉर हेजेमनी, मतलब कि आधिपत्य के लिए जो कॉलोनीज बना रहा था फ्रांस, जो विस्तारवाद की नीति थी विभिन्न जगहों पर, तो उसमें इसके स्ट्रगल था। कहीं पर भी सफल नहीं हो पा रहा था ब्रिटेन जितना। देखिए इंडिया में आया फ्रांस, कहाँ पे उतना स्ट्रगल किया। इवन पुर्तगालियों के बाद फ्रांस ही था। तो और फिर अमेरिका में भी गया, तो अमेरिका में भी कोई खास बेहतर कॉलोनीज़ का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो इसकी वजह से फैसियल रिसोर्सेज इसके कम हो रहे थे। जो राजकोष था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, वो यहाँ की ही जनता को अधिकतर देना पड़ रहा था। जो वहाँ पे आर्मी जा रही थी, जो वहाँ पे लोग जा रहे थे, तो यहाँ के लोगों को टैक्स दिया जा रहा था, वही उसी पैसे से जा रहे थे। टैक्स यहाँ गरीब तबका दे रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग नाराज इस बात के लिए थे क्योंकि कॉलोनीज़ का कोई खास फायदा हो नहीं रहा था, तो और सब पैसा खर्च होते जा रहा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कारण था कि स्ट्रगल फॉर हेजेमनी। अब दूसरा कारण यह है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा कारण राजनीतिक संघर्ष है। अब ये देखिए, राजशाही और ये जो राजशाही है मोनार्की है, और जो एरिस्टोक्रेट्स है, बोले तो नोबिलिटी, पूंजीपति लोग, तो राजशाही और पूंजीपति में अनबन थी, एक मत नहीं था, क्योंकि एक रिफॉर्म आने वाला था टैक्स सिस्टम के लेकर, जिसको वो बाद में इन लोगों को पैरालाइज या फिर आप बोले तो दिवालियापन के कगार पर ला देता, और ये लोग दिवालियापन के कगार पर आ जाएंगे, इसलिए ये लोग राजशाही से नाराज थे। तो ये कारण बना। फिर तीसरा कारण हम लोग देखेंगे कि अच्छा एक और बात है कि ये जो नेशनल बजट था, इसका जो भी नेशनल बजट था ये फ्रेंच का, वो आधा जो है, आधा नेशनल बजट जो है वो कर्जे में, डेप्ट को चुकाने में जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग
कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। अब अगला तीसरा कारण यह है कि इनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान उदय होना, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति होना। तो जो राजशाही थी उसे ख़त्म करना, नया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, चर्च और स्टेट को अलग होना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, चर्च और स्टेट को अलग होना, इस तरह की जो फिलॉसफी थी वो मॉन्टेन्ग्यूज द्वारा दी जा रही थी स्पिरिट ऑफ लॉस 1784 में। ठीक है, उनके किताब में ये बात कही गई। तो इस तरह की फिलॉसफी थी टेम्पलेट्स के द्वारा। ये लोग जो फिलोसोफर थे, इनलाइटमेंट का काम हो रहा था, लोगों को समझाने बुझाने का काम हो रहा था, आप अपने अधिकार मांगिए। फिर रूजो आए, रूजो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डेमोक्रेसी इन्होंने ही मांगी थी। इनकी फिलोसफी को तो नेपोलियन भी नहीं बदल पाया था। तो ये कहते हैं कि गुड गवर्नमेंट के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, गुड गवर्नेंस एक सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए, अच्छा राजकाल, 1762 में इन्होंने भी इस पर काफ़ी आर्गूमेंट किए और पीपल्स सॉवरेनिटी के बारे में, मतलब कि बोले तो जनता के अधिकार के बारे में इन्होंने काफ़ी चर्चाएं की। तो इनलाइटनमेंट किया, लोगों को बताया, समझाया बुझाया कि नहीं ये गलत चीज़ है, आपके पास जो आपको अपने अधिकार मांगने चाहिए। चलिए तो अगले चौथे पॉइंट्स पर देखते हैं हम लोग। चौथा कारण यह है कि जो उभरते हुए जो समूहों के बीच सामाजिक विद्रोह था, कौन कौन, जो एरिस्टोक्रेट्स थे और बुर्जुआजीज थे, ये फ्रेंच है, ठीक है, तो जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा आप देख लीजिएगा। तो एरिस्टोक्रेसी और बुर्जुआजीज जो थे वो लोगों के बीच में एक तरह का अनबन था। किस बात के लिए अनबन था? बुर्जुआजीज मिडिल क्लास थे, पढ़े लिखे लोग थे, और ये लोग एरिस्टोक्रेट्स जो पूंजीपति लोग थे, उन लोगों के, ये अभिजात वर्ग भी आप इसे कह सकते हैं, तो इन लोगों पूंजीपति को ये लोग छोड़ते नहीं थे। पूरा जो गरीब तबका था और भी जो पीजेंट्स थे सबको मतलब बता के रखते थे कि हाँ हम लोग साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दो गुटों के बीच में अनबन थी। पांचवा कारण है कि किसी भी लायक का नहीं था लुईस 16 ये शासक, किसी भी लायक का नहीं था। छठवां कारण है कि जो आर्थिक कारण है, आर्थिक कठिनाई विशेष रूप से 1788 से 1789 तक देखने को मिला। मतलब अग्रेजन क्राइसिस आ गया, अग्रेन क्राइसिस आया, मतलब कि कृषि संकट आया जिसमें भोजन की कमी के कारण एक लोकप्रिय असंतोष विकार पैदा होने लगा। तो जो सत्ता के खिलाफ लोगों को एकदम भड़का दिया था, फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होने लगे थे। तो ये भी एक ट्रिगरिंग कॉज बना था, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो एक बात है, अभी तक कारण को देखकर ये समझ में आ रहा है कि जो भी कारण तय होंगे उसके 4 पॉइंट्स में बांटा जा सकता है। कौन कौन पॉइंट्स है वो? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल कॉजेज, ये सारे कॉजेज हैं। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे रीज़न है, रीज़न और कॉज में ये डिफरेंस होता है कि रीज़न इज़ अ थॉट दैट इज़ वाई समवन डज समथिंग, कोई किसी लिए क्यों करता है वो रीज़न है, और कॉज इज समथिंग दैट मेक समथिंग एल्स हैपन, कॉज करने वाले कुछ और होते हैं, कुछ और हो जाता है। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ उससे पहले की भूमि क्या क्या बन रही थी, लोगों के द्वारा क्या क्या हो रहा था, ताकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नौबत आ गई। बेसिकली अब हम लोग बैक द स्टोरी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत तर्क संगत रूप से सोचने और समझने की जो क्षमता होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो इन 4 कारणों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई भी क्रांति बोले तो बदलाव ऐसे ही नहीं आ जाता है, ठीक है। उसके लिए पिछले कई दशकों, कई शताब्दियों के कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन 1789 में चालू हुआ और करीब करीब 1715 या 1643 से 1715 तक लुईस 14 ने राज किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं करीब करीब एक शताब्दी पीछे का कारण है। बर्बन डेस्पॉट था ये, बर्बन डेंसिटी, बर्बन साम्राज्य का ये जो लुईस वाले चल रहे हैं ये बर्बन डेंसिटी के होंगे। तो डेस्पॉट था ये, एब्सोल्यूट डेस्पॉट था। डेस्पॉट मतलब होता है कि एक तरह का निरंकुश तानाशाह था। कोई भी मतलब पब्लिक के बारे में बिना सोचे खुद के फायदे के लिए एकदम निरंकुश, बिना कोई रोक टोक वाला तानाशाह था इस। और ये सारे के सारे पावर खुद लेता था, खुद डिसीजन लेता था। इवन इसके मंत्रियों और सब लोगों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम थी। अधिकतर पावर जो जैसे सेनापति या मुख्यमंत्री ये सब कोई भी हो गया, कोई पावर बहुत ही कम थी, एक हाथ दो होंगी छोटी मोटी। अधिकतर मेन डिसीजंस इसी के हाथों लिए जाते थे। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया था ये। राजाओं में भी
कम्प्लीटली राजा के पास नहीं था, हालांकि सब होता भी था। तो इसके बाद आया कौन, इसके बाद आया लुइस 15। लुइस 15 का काम ये था कि इसने इतना युद्ध लड़ा कि फ्रांस कर्जे में चला गया, बहुत कर्जे में गया। अब इसके वजह से जब कर्जे में गया और वो कर्जा बढ़ता गया, क्यों, 7 ईयर का वॉर लड़ा गया, किसके बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। 7 ईयर वॉर के नाम से फेमस है ये युद्ध। अमेरिकन कॉलोनीज में लड़ा गया था कि हाँ, हम कौन लोग अमेरिकन पे कुछ पार्ट्स में वो ऑक्युपाइड थे, कुछ पार्ट में ये ऑक्युपाइड्स थे, तो कहाँ से कहाँ तक का ट्रेड हो, उसके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो बेसिकली अमेरिकन कॉलोनीज में जब ब्रिटेन फ्रांस के 7 साल तक युद्ध लड़ा गया, और हार जाएंगे जब आप, तो कोई भी युद्ध लड़ेंगे तो उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कई सारे वॉर्स, सैनिकों के लिए पैसे खर्च करना, वेपन्स के लिए पैसे खर्च करना, और 7 साल तक आप युद्ध लड़ रहे हैं और फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कर्जे में चला गया, डूब गया। फिर इसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लुइस 16, जिसने 1774 से 92 तक राज किया। हालांकि राज क्या किया, 92 में तो इनको एसेसिनेशन कर दिया गया, मार दिया गया था। थंबनेल में आप जो कटा हुआ सर दिख रहा है, ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ, फ्रांस की क्रांति के बाद, और एक तरफ तो इनका खड़ा हुआ फोटो देख रहे थे, तो इनको मार दिया गया था। बेसिकली इनका सर काट दिया गया था, किससे, गिरोटीन एक प्रोसेस होता है जो एक छोटे से पुली टाइप का देख रहे होंगे थंबनेल में ही, उसी से मार दिया गया था। तो ही इज़ नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बात तो एक अच्छा शासन नहीं था, ये कोई भी काम करते थे तो बहुत ही जल्दी इससे पीछे हट जाते थे, बैक ट्रैक्ट हो जाते थे अपने डिसीजन से। सोचता तो बहुत अच्छा था कि हाँ हम करेंगे, कुछ कुछ छोटा मोटा करता भी था, लेकिन कोई बोल्ड रिफॉर्म नहीं करता था, कोई बहुत ही ठोस काम नहीं किया कि हाँ जो गरीब तबका है उसको कोई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो, ऐसा कोई भी कार्य इसने नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक खराब शासक था, और जो लेता भी था तो अपने डिसीजन तुरंत वापस ले लेता था। एक तो इसकी ऑस्ट्रियन वाइफ जो कि मैरी एंटोनिटी थी, ये बहुत ही बुरी सलाहकार थी, बहुत ही बुरी, और ये अधिकतर इन्हीं की सुनता भी था। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये फ्रेंच अमेरिकन्स को हेल्प किया, क्योंकि 7 ईयर वॉर का बदला ले रहा था, और तो और चाह रहा था कि अगर हम ब्रिटेन्स को हरा दिए तो वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाएंगे, और अमेरिकन्स को कॉलोनीज से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उनको ट्रेड में रिलीफ चाहिए था, तो उसको हम लोग देखेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। तो ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं हम वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाए तो हमको फ़ायदा होगा, भाई हमको भी फ़ायदा होगा। तो ये अमेरिकन की मदद तो किया, अमेरिका आज़ादी भी पा गया इन्हीं की वजह से, फ्रेंच की वजह से ही आज़ादी पाया। तो वहाँ भी पाया, और गलती से यहाँ पे भी विद्रोह शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेचारे को झेलना पड़ा होगा कि वहाँ पे भी मदद किया, और यहाँ पे उसके घर में भी लोगों को विद्रोह पैदा हो गया कि भाई इतना, पहले घर में नहीं देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो डेफिनेटली पैदा होगा ही इस तरह की समस्याएं। तो अब हम लोग थोड़ा लुइस 16 को डिटेल में देख लेते हैं। ये पहले, सबसे पहले इनको फोटो देखिए, लुइस 16 ये हैं, और ये मैरी एंटोनिटी हैं, ठीक है। अब जानते हैं यह एक तानाशाह था। मैं तानाशाह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे राजा हुए हैं जो जनप्रतिनिधियों के काम में करते हैं, एक जनहित के लिए कोई काम करते हैं, लेकिन राजा भी जो पहले से ही राजवंश में पैदा होते हैं वो भी जनहित के लिए काम करते थे। लेकिन ये क्या था, ये तानाशाह था। 20 किलोमीटर दूर पेरिस ऑफ वर्सलीज बना हुआ था, वहाँ पे जाके रहता था ये, पेरिस से दूर। पेरिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेरिस में 5 लाख लोग रहते थे आबादी, वहाँ पे गरीब तबका रहता था, वर्कर्स रहते थे, सब कोई रहता था, लेकिन अपने लोगों से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं था। उसको क्या हो रहा है, कई सुनसान जगह पे दूर पैलेस ऑफ वर्सलीज में जाके ये रहता था। तो इसी के टाइम में ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, टूटा। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का शासक रहा होगा कि इसी के टाइम रिवॉल्यूशन का ब्रेक डाउन हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी जो वाइफ थी बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इम्पटी हेडेड वाइफ थी। बोले तो एक क्या कहते हैं उसको, माइंडलेस ब्यूटी थी वो। क्या थी, माइंडलेस ब्यूटी थी, बहुत खूबसूरत वाइफ थी, लेकिन माइंडलेस, बुद्धिहीन थी वो। क्या नाम था, मैरी एंटोनिटी थी। यह एक ऑस्ट्रेलियन राजा थी, ऑस्ट्रेलियन राजा की बहन थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन की तो थी, ऑस्ट्रेलियन राजा की बहन थी, इसीलिए ऑस्ट्रिया ने बाद में सपोर्ट भी किया था वॉर करके फ्रेंच के खिलाफ।
तो ये क्या करती थी कि जो भी फेस्टिवल्स है अपने ऐशो आराम के लिए इतना पैसा खर्च करती थी, इतना पैसा खर्च करती थी अपने फेस्टिवल्स को, अपने विचारों को इवन प्रमोट करने के लिए जो राज शासन काल है उसमें इंटरफेयर करती रहती थी और अपने डिसीजन को मनवाती रहती थी, एडवाइस देती रहती थी और राजा मानता भी था। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि सही डिसीजन नहीं लिए पा रहे थे और राजा मान जाता था, ये कुछ भी डिसीजन देती थी तो, कुछ भी इवन सजेशन देती थी तो अब क्या हुआ, ये जो राजा था लुइस 16 वो कई सारे फाइनेंशियल ट्रबल्स में इसलिए पड़ा क्योंकि इसने बहुत सारे आर्मी और वॉर्स लड़े तो वॉर्स और आर्मी पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दिवालिया होने के कगार पर आने लगा था। अब आप लोग को मैं ये दिखाऊंगा कि ये लोग पैलेस ऑफ वर्सलीज में किस ऐशो आराम से रहते थे। सबसे पहले देख लीजिए कि ये पेरिस है, 25 किलोमीटर दूर पैलेस ऑफ वर्सलीज है। अब ये तस्वीर बनी हुई है उस टाइम की, ये कई एकड़ों में फैला हुआ है। यहाँ भोग विलासता और लग्जरियस लाइफ की तो आज की तस्वीरें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भोग विलासता की कोई भी कमी नहीं थी, हर तरह का फैसिलिटी था और काफ़ी दूर था, एकदम जनता से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो पूरा आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये पेरिस ऑफ वर्सलीज था। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल कॉजेस के बारे में। ठीक है, सामाजिक कारण तो सामाजिक भेदभाव फ्रेंच सोसाइटी में हमेशा से रहा है। ठीक है, तो इसको कभी कभी जो डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी है उसको हम लोग बोल दिया जाता है क्या, एंशियन राइजम बोल दिया जाता है बहुत बार। ठीक है, और तो और आपको बता दें कि ये जो प्रिविलेज्ड क्लास थे, फिर हम लोग देखेंगे कि ऑल्सो उन्होंने जैसे क्या कहा जाता है और उसकी पॉपुलेशन क्या है। सबसे पहले कलर्जी आते हैं, इसमें जो चर्च के फादर होते हैं उनको कलर्जी कहते हैं। फर्स्ट स्टेट के ये लोग हैं, 1.3 लाख इनकी पॉपुलेशन है मात्र, लेकिन इनके पास ज़मीन 10 से 15% है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप 1 देखो, टोटल पॉपुलेशन जो थी 2.5 थी और उसके 95% लोग थे करीब करीब। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेट नॉबिलिटी थे, जो फ्यूडल्स थे, जो जमींदार थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, जमींदार थे, सेकंड स्टेट में आते थे। 80 लाख से ज़्यादा इनकी फैमिली थी, मतलब 4 लाख लोग यहाँ पे थे। इन लोगों के पास करीब करीब 25% लैंड था, 15% इन लोगों के पास था, 25 इनके पास 60% लैंड था, लेकिन कितने 95% थे, तो बहुतों के पास तो ज़मीन ही नहीं था इसमें। क्या थर्ड स्टेट में पीजेंट्स आते थे, मिडिल क्लास आते थे, मिडिल क्लास में लॉयर्स, डॉक्टर्स, काफ़ी कुछ थे, अभी देखेंगे। आर्टियंस और सिटी वर्कर्स थे, कारीगर और जो शहर में काम करने वाले लोग थे। तो काफ़ी थर्ड स्टेट में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन थी, लेकिन उनके पास ना ज़मीन थी, ना पैसा था, ना कुछ था। तो थोड़ा सा चलिए इस चीज़ को डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह का, आप यहीं से देख के लग रहा है कि लैंड सिस्टम में जब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं। और पहली बात तो किसी भी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम हो, डिवीज़न सिस्टम हो, रेसिज्म हो, तो मतलब रंगभेद हो, तो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। हर तरह का हम लोगों ने देखा है, अफ्रीकन्स के साथ हुआ, यहाँ इंडिया में दलितों के साथ हुआ, फिर इस तरह होता रहता है। तो इस सोसाइटी होना ही इस तरह का एक बहुत ही गलत कारण बनता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कोई भी, ये दोनों क्लास था, इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द टैक्सेस। ठीक है, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट, जितने भी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि अब शहर का मेयर होना या फिर जो भी हो, और हाई रैंक पोस्ट हैं जितने भी आर्मी में, सारी की सारी इन्हीं के पास थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास ही थी। आप समझ सकते हैं कि 2.5 करोड़ पीपल की आबादी में 40% लैंड इनके पास था और इनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड होल्डिंग थी, क्योंकि बहुत ही कम थे। करीब करीब मैं बोला ना 4 लाख और 1.3 5.3 लाख लोगों के पास 40% थी और 2.5 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, सोच सकते हैं। तो आधा ज़्यादा तो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा थी एक लोग के पास। और तो और राजा इन लोग को पेंशन देता था, गिफ्ट देता था, किसके पैसे का, ये थर्ड स्टेट के लोगों के टैक्सेस का। तो और इन लोगों के पास कई सारे मैन्युफैक्चरर वर्किंग्स भी थे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पहले से पैसा है, राजा भी पेंशन दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो इससे और भी बनाते जा रहे हैं पैसा। तो भोग विलासिता, लग्जरियस लाइफ की तो कोई कमी ही नहीं थी। इनकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस थी। और ये
लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इनके तबके में गरीब लोग भी नहीं थे। इनके में जो एकदम ऊपर ऊपर वाले लोग थे, कुछ कुछ छोटे छोटे फादर्स थे, भाई साहब थे, कुछ कुछ छोटे छोटे फ्यूडल्स थे, नोबिलिटीज़ थे, जो पुअर्स थे, इसमें भी पुअर थे। तो कहीं ना कहीं जब इसमें पुअर थे तो उन लोगों को भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता था जितना एकदम अपर क्लास ले पा जाता था, जिसका सीधे कॉन्टेक्ट था राजा से। तो इस तरह की जब सोसाइटी में आया तो ये जो पुअर सेक्शन था फर्स्ट और सेकंड स्टेट का, वो बाद में थर्ड स्टेट को रिवॉल्यूशन में ज्वाइन कर लिया था और इसलिए कुछ हिस्सा वहाँ पे भी गया था उन लोगों के विरोध में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है? थर्ड स्टेट जो अभी ऊपर जितना हम लोगों ने देखा उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो सारे के सारे लोग थर्ड स्टेट में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे लोग थर्ड स्टेट में आते हैं। और देयर वर मैनी डिफरेंस इन द वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल्स। उन लोग की लाइफ स्टाइल्स और रहन सहन में तो काफ़ी डिफरेंस है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनके पास घर नहीं थी, ज़मीनें नहीं थी, रहने का जगह नहीं था। और लेकिन अब ये जो थर्ड स्टेट है ये हर तरह का टैक्स दिया करता था, हर तरह का। इवन एजुकेटेड मिडिल क्लास भी थे, जिसको हम लोग बोलते हैं बुर्जोइसीज कहते हैं। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास भी इसी थर्ड स्टेट से आता है। फिर अर्बन वर्कर्स की बात की जाए तो इनकी कंडीशन काफ़ी पुअर थी अर्बन वर्कर्स की, जिसकी वजह से आगे चल के अर्बन वर्कर्स ने भी काफ़ी मदद की। पेरिस में रह रहे थे करीब 5 लाख लोग। तो चलिए थोड़ा सा थर्ड स्टेट को भी अच्छे से देख लेते हैं। उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि न्यूट्रीसेल एडीयू द्वारा ये एक एनिमेशन बनाया गया है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे, अभी दिखाऊंगा। ये कॉमनर है और ये टैक्स सिस्टम को देखिएगा। कलर्जी का भी टैक्स यही भरेगा, नोबिलिटी का भी टैक्स यही भरेगा। इवन इसी के पैसे पे नोबिलिटी, कलर्जी और इवन राजा भी इसी के पैसे पर जी रहा है। लेकिन अब जब इसी के पैसे सब कुछ जी रहा है और ये अपना खुद का हक भी नहीं मांग पाएगा, ठीक है, और इसको और डिप्रेस्ड भी किया जा रहा है और इसी के पैसे पे सब जी रहा है, यही मेहनत कर रहा है असली। और फिर बाद में जब इनलाइटमेंट आया, ज्ञानोदय हुआ, लोगों ने समझाया बुझाया इसको, तो अब जाके इसने विरोध करना चालू किया। तो चलिए देखते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह राजा भी बैठ गया और ये फिर इनलाइटमेंट आया। फिर ये लोग इनलाइटमेंट आ रहा है तो यहाँ से बता रहे हैं लोग, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को डिटेल में। पीजेंट्स थर्ड स्टेट का तकवा है। तो ये जो पॉपुलेशन के 80% लोग थे, कौन? ये जो पीजेंट थे वो टोटल पॉपुलेशन के 80% टोटल पॉपुलेशन था फ्रांस का, पीजेंट्स का, किसानों का। तो अब ये बात ये थी ना कि इनके पास खुद की ज़मीन नहीं हुआ करती थी, खुद की ज़मीन नहीं थी इन पीजेंट्स के पास। और तो और हार्डली ये कुछ कमा पाते थे क्योंकि इन लोगों के पास लैंड तो था नहीं। और तो और इनके पास शेयरिंग सिस्टम था, मतलब बेसिकली आप अगर आप कहेंगे कि शेयर क्रॉपर्स थे। कुछ भी अगर इवन ज़मीन भी है तो इन लोग किराएदारों को शेयर क्रॉपिंग करनी पड़ती थी। तो खुद की ज़मीन है अगर तो 1/3 या 1/4 हिस्सा बस मुझे मिलेगा मेरे ही ज़मीन का, मैं ही मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा। और जिसके पास तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, जो दूसरों के खेतों में काम करते थे वो पीजेंट्स, उनको तो और कम हिस्सा मिलता था, बहुत ही कम वेजेस मिलते थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय था, लेकिन लोग विरोध नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ऐसी मनधारणा ही बना दी गई थी। अब वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए पीजेंट्स जो हैं 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस में कुछ कृषि बदलाव आए थे, ठीक है। कंडीशंस उस वक्त पीजेंट्स की जो थी और ख़राब हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जंगलों से लकड़ी नहीं कलेक्ट कर सकते थे, फॉक्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स नहीं कर सकते थे। इवन वो अपने भेड़ बकरियों को ले जाकर मतलब बंजर ज़मीन पर चरा भी नहीं सकते थे, जहाँ पर मतलब खेती नहीं हुई हो, जुताई बन, तो वहाँ चरा भी नहीं सकते थे, ले जाकर उन्हें खिला भी नहीं सकते थे। तो ये जो टैक्स सिस्टम था वैसे ही असहनीय होता जा रहा था। फोर्स लेबर, जबरदस्ती उनको काम करना पड़ता था। कई जगह किसी लॉट्स के यहाँ कुछ भी करना ही पड़ेगा, इन लोगों को खेती तो करनी ही करनी है। फोर्स लेबर की तरह इन लोगों को लिया जाता था। इवन जो लोकल रोड्स थी, ब्रिज था, चर्च था और जितने भी सामाजिक समुदाय की अन्य ज़रूरतों के चीज़ें हैं जो सोसाइटी में यूज़ में आती हैं, उन सब पर एक बहुत ही हैवी टैक्सेस देना पड़ता था। तो अगर किसी भी तरह का
एक परिस्थिति आई थी, अगर हल्का सा भी ऐसी कंडीशन खराब हुई, फसल खराब हुई थी, ऐसा आए नहीं हुआ था, तो भूखमरी हो गया था, अशांति जन फैल गई थी लोगों के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये लोग पीजेंट्स को डिप्रेस्ड करके रखते थे। अब आता है द मिडिल क्लास, ठीक है, जो कि थर्ड स्टेट के आदमी थे। अब आपको यह है कि थर्ड स्टेट का हर आदमी खेतों में तो काम करने वाला है नहीं। इसमें से कुछ आर्टिजन्स भी थे, वर्कर्स थे, पुअर पीपल थे। आर्टिजन मतलब बोले तो कारीगर थे, वर्कर्स थे, पुअर पीपल तो थे ही। ये सही शहर और कस्बों में रहते थे, और जिन्हें हम मिडिल क्लास कहते हैं। और जिसमें जो सबसे पढ़ा लिखा तबका था उसको हम लोग मिडिल क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, बुर्जुआजीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लास था, दिस क्लास वाज कंसीडर्ड टू बी द एजुकेटेड पीपल का था। राइटर्स थे इसमें, लेखक जो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाए, मतलब बुर्जुआजीज कहलाए। डॉक्टर्स थे, जज थे, लॉयर थे, टीचर थे, सिविल सर्वेंट्स थे। तो इसमें काफ़ी अमीर लोग भी थे, क्यों, ठीक है। कौन कौन थे वो अमीर? मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे और मैन्युफैक्चरर्स, कुछ थे, ऐसा नहीं कि सारा था। इन्हीं पूंजीपति लोगों से, जो हम लोगों ने रीजंस देखा था ना, इससे राजशाही का विद्रोह था। अब देखिए, अब ये जो मिडिल क्लास है, आर्थिक रूप से यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिकली दिस क्लास वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आर्थिक रूप से इम्पॉर्टेंट है। यह बिल्डर्स थे इंडस्ट्रीज़ के। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स आए थे इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ में 19th सेंचुरी में, कह सकते हैं कि इन्हीं मिडिल क्लास लोगों की वजह से आए थे। क्योंकि इन लोग के पास पैसा था, इन लोग के पास बिजनेस ग्रुप था। ये जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी अमेरिका में, वहाँ पे ट्रेड कर पाते थे कुछ लोग। तो इन लोगों के पास पैसा था, तो जिसकी वजह से जो इंडेप्ट में थे, कर्जे में थे, नोबिलिटी के कुछ कलर्जीज के लोग, इन लोगों के। तो और लेकिन एक और बात है, इन लोगों के पास कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल राइट्स नहीं था। इनके सदस्यों को बहुत अपमान किया जाता था, कोई सोशल स्टेटस नहीं था, इनह्यूमन बिहेवियर होता था, अमानवीय व्यवहार होता था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं द आर्टिजन्स एंड द सिटी वर्कर्स। ये देखिए, 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस के शहर और गरीब समूहों के कारीगरों की हालत अमानवीय थी। उनका जीवन अधिकारहीन था, आप ऐसे कह सकते हैं, विदाउट एनी राइट्स। 18th सेंचुरी में इन आर्टिसंस, कारीगर और सिटी वर्कर्स की। हालांकि ये जो वर्कर्स थे अपना जॉब तक नहीं छोड़ सकते थे। ये आप सोच सकते हैं कि अपना दे कैन नॉट लीव जॉब। कब तक? जब तक एम्प्लॉयर्स कंसेंट जो है, मतलब बोले तो जो उन लोगों को नियोक्ता है, उन लोगों का जो नियुक्त कर रहा था उन लोग को, वो जब तक एक गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट न दे दे कि हाँ भाई इसने अच्छा काम किया, इसका सर्टिफिकेट वो देगा ही नहीं अगर उसका मन नहीं है तो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको सुबह से लेकर रात तक इसी तरह रोज़ आपको लंबे लंबे घंटों तक आपको टॉयलेट में बैठाया जाएगा, शौचालय में बैठाया जाएगा। कई तरह की, मतलब इनह्यूमन बिहेवियर ही तो है भाई। अब आप छोड़ नहीं सकते हैं जॉब करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर इस तरह करेंगे तो एक क्राइम है अगर आपके पास गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये थी हालत आर्टिजन्स और वर्कर्स की। और तो और इन लोगों को भी बहुत सारे हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे, टू हैवी टैक्सेस। और जो वर्कर्स थे, इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली थी ताकि वो अक्सर हमलों और विद्रोह का सहारा लेकर कुछ अपना खर्चा पानी चलाते थे, और इस तरह का छोटे मोटे विद्रोह भी करते रहते थे, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं था। अब ये जो ग्रुप था, ये जो क्रांतिकारी यह एक ऐसा फ्रांस का समूह था, एक क्रांति का समूह था, आधार बनने वाला था फ्रांसीसियन रिवॉल्यूशन का। क्योंकि जो पेरिस के लोग थे, इसके जो 5 लाख लोग थे, इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले थे कि इन संख्या में जो कुछ रिबल्स, आर्मी ऑफ रिबल्स भी थे, खुद विद्रोहियों की एक बहुत बड़ी सेना बनने वाली थी इन्हीं से। तो ये आगे आने वाली जो फ्रांसीस क्रांति है, इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा इन्हीं आर्टिसंस और सिटी वर्कर्स का। लेकिन इनको कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं मिला, आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कंक्लूजन में भी देखा जाएगा हम लोग। तो अब हम लोग ये देखते हैं इकोनॉमिकल कॉज। इकोनॉमिकल कॉज क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिकल एक ट्रिगरिंग कॉज था, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ आग में घी डालने वाला कॉज, तो वही इकोनॉमिकल कॉज एक ट्रिगरिंग कॉज कहा जा सकता है। क्या हुआ था बेसिकली, 1700 में 2 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1789 में 2.8 करोड़,
30%, करीब करीब 29 पॉइंट समथिंग परसेंट बढ़ गया था पॉपुलेशन। तो 30% जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और देखिए अभी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया या फिर आप बोलिए मेडिकल फील्ड हो गया, तो अभी बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। लेकिन तब उतना प्रोडक्शन नहीं था बड़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, इस तरह के कई सारे साइंटिफिक रिसर्चेज होना बंद थे। तो कहीं ना कहीं जो था, एक बार हार्श विंटर हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, फेमाइन आ गया, भूखमरी आ गई थी, और ऊपर से ऊपर जो नेशनल बजट था कहीं से आप ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपका कर्जा पहले से इतना था कि आधा ज़्यादा तो उसी में चुकाने में लग रहा था। तो फेमाइन आ गई थी, तो इससे किसान भी दुखी थे, कॉमन पीपल भी दुखी थे। क्या कर सकते हैं, तो दुखी थे, तो उस दुखी को इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ ने, इनलाइटनमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कहा कि दुखी न रहो, दुखी रहने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आप बताइए, एक सफल क्रांति के लिए असंतोष या फिर कहो तो मनहूसियत टाइप का होना ही क्या पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनहूसियत होना काफ़ी एक सक्सेसफुल रिवॉल्यूशंस के लिए या फिर डिसकंटेंट होना पर्याप्त नहीं है। लोग असंतुष्ट थे, हम लोग को पता है, लेकिन इसी असंतुष्ट लोगों को शत्रु पर, मतलब राजाओं पर, जो ध्यान केंद्रित करने के लिए, जो लड़ने के लिए, जो आदर्श प्रदान करने के लिए जो मदद चाहिए थी, जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स चाहिए थे, तर्कहीन सोच चाहिए थी, वो तर्कसंगत सोच चाहिए थी, ऐसे विचारों को, ऐसे क्रांतिकारी कार्रवाई और विचारों को करवाने के लिए जो फोकस चाहिए था, वो फिलोसोफर ही दे सकते थे। तो इन लोगों का मानना था कि जो फिलॉसफी है, किसी भी रिवॉल्यूशन, किसी भी क्रांतिकारी कार्रवाई के लिए होने से पहले क्रांतिकारी सोच और विचार का आना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप ध्यान रखें, किसी भी क्रांतिकारी कार्रवाई के होने से पहले क्रांतिकारी सोच और क्रांतिकारी विचार का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अच्छा, आपको एक और बात बता दें कि जो 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी में, एक सेकंड थोड़ा सा बैक करते हैं, हाँ, 18वीं शताब्दी जो थी उसमें जो थिंकर्स आए, अगर वो नहीं आए होते तो फ्रांसीसी जो क्रांति है केवल एक हिंसा का प्रकोप रह जाता, केवल वहाँ हिंसा ही होती और कुछ नहीं होता। तो चलिए, जहाँ लोगों ने एक जगाने का काम किया था, कौन? बुर्जुआजीज़ ने। तो एज ऑफ इनलाइटमेंट कब आया? 17 शताब्दी से लेकर 18 शताब्दी तक चलने वाले सेंचुरी को हम लोग, शताब्दियों को बोलते हैं क्या? एज ऑफ इनलाइटनमेंट। तो इस पे फिलोसफर से और साइंस और फिलोसफी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, रैशनल थिंकिंग आई, तर्क संगत सोच आई, जिसमें अब हम लोग ये पूछने लगे थे कि ये जो राजा है, जिसे आप बोल रहे हैं कि हाँ ये भगवान का दूत है, भगवान इस वंश में पैदा हुआ है, भगवान का प्रतिनिधि है, हम पे राज कर रहा है, ये राजा ही क्यों राज कर रहा है? जब ये अयोग्य है तो हमारा जनप्रतिनिधि क्यों नहीं कर रहा है? ये जो कैथोलिक चर्च है उनका रोल क्या है? क्यों ये हमारे स्टेट की पॉलिसी में इंटरफेयर कर रहे हैं? भाई इनका काम है पूजा करना, पूजा करें। तो इस तरह की सोच आने लगी थी, ठीक है। और ये जो आइडिया था ये न्यूज़पेपर द्वारा, क्यों? न्यूज़पेपर द्वारा, फिर बुक्स द्वारा, टेम्पलेट्स द्वारा और चित्रों द्वारा, कई सारे फोटोज़ बना बना के चलता था क्या। और इवन सैलून डिस्कशन होता था, सैलून डिस्कशन होता था कि ये देखिए, इस तरह के थॉट्स को डिस्कस किया जाता था कि हाँ क्रांति ला सकते हैं हम लोग अगर हम लोग चाहें तो, क्योंकि हम लोग साथ तो गलत हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये सैलून डिस्कशन हो रहा है, यहाँ एक लोग जो पढ़ा लिखा बुर्जुआजीज़ बैठा हुआ है और यहाँ पे जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, एक छोटे छोटे पब्लिक डिस्कशन हो रहे हैं। बाद में जब ये फ्रांसीसी क्रांति जब निकल कर यूरोपियन देशों में पहुँची, इसका जो हवा पहुँचा कि वहाँ पर भी लोग क्रांति की डिमांड करने लगे, तो वहाँ पर भी इसी तरह के छोटे मोटे सैलून डिस्कशन तो होते ही थे यूरोप में इसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, इसी इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ को एक एक पॉइंट वाइज। रैशनल थिंकिंग आई, रैशनलिज्म, द एज ऑफ रीज़न। अब देखिए, जो फ्रांसीसी बुद्धिजीवी हैं, बोले तो फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के कारण ही इस 18वीं शताब्दी को हम लोग एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं। अब देखिए, क्रिश्चियनिटी के वो जो हम लोग वीडियो देखे थे ना कि नोबिलिटी के ऊपर आ गया है, सॉरी एक कॉमनर के ऊपर आ गया है नोबिलिटी वाला भी, फिर कैथोलिक चर्च का फादर भी, फिर किंग भी आ गया। क्यों आ गया?
क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि जो आदमी है वो दुखी होने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो नॉर्मल पीजेंट, मिडिल क्लास वर्कर्स, सिटी वर्कर्स और लोग हैं, ये सोचते थे कि नहीं, हम लोग तो भाई दुखी होने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा क्रिश्चियनिटी कहती है, हमारा धर्म कहता है। तो कहीं ना, और अच्छा, ये धर्म को बताता कौन था? वही फादर लोग बताते थे। तो ऐसा इसलिए ही बताते थे क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है भाई, फ्री में टैक्स है, लग्जरियस लाइफ है, तो क्या दिक्कत है। इसलिए उन लोगों ने ऐसा ऐसा बताया कि आप एक तरह का वो कर लीजिए, दुखी होने के लिए पैदा हुआ। लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी फिलोसोफर्स आए, वो कहे नहीं, आदमी पैदा हुआ है किसके लिए? बेसिकली रूसो आए थे। आदमी पैदा हुआ है किसके लिए? खुश होने के लिए। तो आदमी अपने हिसाब से जिएगा, अपने, अगर आप देखिए, आदमी को जो मनुष्यों के पूर्वाग्रह को नष्ट कर दिया जाए और मनुष्यों के संस्थानों को सुधारने की अनुमति दी जाए तो आदमी खुशी प्राप्त कर सकता है, ऐसा इन लोगों ने बोला था, ठीक है। और इवन यहाँ तक तो इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी इग्नोर कर दिया था, अस्तित्व भगवान के नकार दिया था इन्होंने, या तो अनदेखा कर दिया था। और इन्होंने कहा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेचर, बोले तो नेचर के सिद्धांत को फॉलो करें, ऐसा भी रूसो ने ही कहा था बेसिकली। रूसो को भी हम लोग देखेंगे। तो रूसो ने कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेचर को आप फॉलो कीजिए। उन्होंने तर्क में विश्वास देने का आग्रह किया कि आप रीज़न में, आर्ग्यू टू फेथ इन रीज़न, और कहा कि केवल एक कारण, एक शक्ति जो ऐसी है, अकेला कारण, एक आदर्श समाज बनाने के लिए काफ़ी है। केवल एक शक्ति चाहिए आपको, एक पावर चाहिए, एक रीज़न चाहिए, और वो क्रांति भी ला सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अटैक्स ऑन क्लर्जी। देखिए, पादरी सबसे पहले फ्रांसीसी दर्शन आनिको, मतलब कि फ्रेंच फिलोसोफर्स के तो पहले से ही खामियाजा भुगत रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। कौन? क्लर्जीज लोग। तो जो पूर्ण जागरण था, रेनेसांस था, ये कैंपेन चला रहा था क्लर्जीज के अगेंस्ट, ठीक है, कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट के तहत, ठीक है। और जो वोल्टेयर थे, जो उस समय प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखकों में से एक था इनका नाम। ये एथिस्ट थे, मतलब कि बोले तो हालांकि नास्तिक नहीं थे, लेकिन ये सभी धर्मों को क्या करते थे, ये सभी धर्मों को, सभी देशों के सभी धर्मों को ये बोलते थे तर्क के विपरीत मानते थे। फिर बाद में जो वोल्टेयर्स के बाद में जो फिलोसोफर, एथिस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि वो आए, दार्शनिकों, नास्तिकों और भौतिकवादी लोग आए, ठीक है, इनके वोल्टेयर के बाद में, तो इन लोगों को भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई इस तरह के चीज़ों को लेकर। फिर जो भी रिलीजन के खिलाफ लिखा गया था वो आप बोल सकते हैं कि आग में हवा का काम किया, आग में हवा का काम किया था, क्योंकि ये निरंकुश राजशाही और पुराने आदेशों का समर्थन कर रहे थे चर्च लोग। चर्च जो था मोनार्की को, ऑटोक्रेटिक मोनार्की को सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे बात आ रही थी कि भाई हम लोग अपना रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, अपना क्रांति ला रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो कैथोलिक चर्च का कहाँ तक इंटरफेरेंस होना चाहिए, इस चीज़ में डिस्कशन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइकोक्रेट्स एंड लेजिस फेयरनेस। अब जो साइकोक्रेट्स है, बोले तो उस समय फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों को, इकोनॉमिस्ट को साइकोक्रेट्स कहा जाता था, और लेजिस फेयर्स को कहते थे लीव अलोन। क्या कहते थे? लीव अलोन, अकेला छोड़ दो भाई। अब इन लोगों का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इसको भी देख लेते हैं। इनका सिंपल सा सिद्धांत था कि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के प्रबंधन और निपटान के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। जिस तरह से वह सबसे अच्छा सोचता है वही करे, इसकी प्रॉपर्टी है, जैसा वो करना है वैसा करे। अब इन लोगों के पास तो कुछ था कि इंग्लिश और अमेरिकन रिवॉल्यूशंस जो इन्होंने बिफोर देखे थे पहले, उसमें इन्होंने, इनके जो साइकोक्रेट्स थे, फिलोसोफर्स थे, ये बताते थे कि जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, वो केवल उन्हीं के कंसल्टेंट, उन्हीं की सहमति से होगा जिन पर वो लगाया जा रहा है। और ये आइडिया रिफ्यूज़ किया गया था प्रिविलेज और फ्यूडल्स राइट्स, मतलब कि आप बोल सकते हैं जो उच्च वर्ग था, अपर क्लास था, उन लोगों को ये विशेषाधिकारी और सामंतियों को सीधे इनकार था, क्योंकि ये उच्च वर्गों की रक्षा कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था अपर क्लास को।
हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी द जीन जैको रूजो। क्या? जीन जैको रूजो, जीन जैक्स रूजो, ठीक है, जीन जैक्स रूजो। अब हम लोग ये देखेंगे, ये दार्शनिक लेखक, जो फिलोसोफर राइटर हैं, कौन? मॉन्टेस्क्यूज। ये लिखते हैं कि एक ऐसी काइंड ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में थे, कौन? मॉन्टेस्क्यूज, ठीक है। अब ये जो जीन जैक रूजो, जिनके अभी अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, जीन जैक रूजो ये कहते थे कि एक ऐसी पॉपुलर सॉवरेनिटी चाहिए, जनता का अधिकार होना चाहिए जिसमें डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी की बात करते थे जीन जैक रूजो। सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात इन्होंने की। ये कहते थे मैन फ्री है, फ्री पैदा हुआ है, फ्री रहेगा, अपना स्टेट ऑफ नेचर की वजह से काम करेगा, अपनी प्रॉपर्टी अपना काम करेगा, अपने से काम रखेगा। कौन होते हैं चर्च, कौन होते हैं वो राजा जो हम पर इस तरह के लॉज इम्पोज करते हैं, हमारे द्वारा भी नहीं चुने गए इवन। तो डेमोक्रेसी लाइए, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडर्न सोसाइटी में वो एक नेसेसरी एविल का काम करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। हालांकि जीन जैको रूजो जो थे, उन्होंने लोकप्रिय प्रभुता और लोकतंत्र के सिद्धांत पर दबाव दिया था। अब ये जो जीन जैको रूजो हैं, ये कहते थे कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ऐसा कि हम लोगों को फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, हैप्पीनेस मिले, जिसमें सब कोई अपने स्टेट ऑफ नेचर को, प्राकृतिक के सिद्धांत को मौज करे, आसानी से इंजॉय करे। फिर रूजो की जो थ्योरी थी वो अमेरिकन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिपेंडेंस में, जो कि नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन मेंटेन इटसेल्फ विदाउट अ कंसल्टेंस ऑफ गवर्न। कोई भी ऐसा राजा हमारे द्वारा बिना चुना गया नहीं होना चाहिए, ऐसा अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे भी लिखा गया है इनकी थ्योरीज को। ये उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये एक फ़ोटो है जो कि अब बनाया गया है किसके द्वारा? डी ज्योरट के द्वारा पेंटिंग की गई है। और इसमें देखिए ध्यान से, ये कौन है? जीन जैक रूजो हैं, ये आँख है। फिर ये फ्रांस का ट्राई कलर झंडा है जिसमें लिखा हुआ है लव फॉर योर कंट्री। फिर ये एक बैंकर टाइप का है जो कि हमारे आर्मी के लोगों के लिए था। फिर यहाँ पे कुत्ते हैं जो कि ईमानदारी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आँख है। तो इस तरह के आप इसको ऐसा काम कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं तो इसको पढ़िए कि किस तरह एक टेम्पलेट्स बनाकर विद्रोह फैलाने की, विद्रोह करें हम, क्रांति फैलाने की जो प्रक्रिया होती है वो चालू होती है। तो यहाँ तक तो जो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले फेमस थिंकर्स को हम लोग देख लें। जो फेमस थिंकर्स और जितने फिलोसोफर्स थे, कौन कौन थे? जॉन लॉक थे, जीन जैक रूसो थे जो कि पीपल्स सॉवरेनिटी, जनता का अधिकार मांग रहे थे, इमानुएल कंत थे, मॉन्टेस्क्यूज जो सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट मांग रहे थे और बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए, कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन राजा हो, मोनार्की, ठीक है। और ये जो वैलेटर थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस मांग रहे थे, वॉल्टेयर, ठीक है। और सभी धर्मों को, ये चर्च वर्च को सब कह रहे थे बकवास है ये सब। तो ये थे फेमस थिंकर्स और फिलोसोफर्स उस टाइम के, एनलाइटमेंट लाने के योगदान इन्हीं का रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब बेसिकली रिवॉल्यूशन और इस प्रोसेस को अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो क्रांति चली आ रही है, ठीक है, इसके ये कारण थे, ये रीज़न था, ये कॉज था, इतना अत्याचार हुआ। अब ये अत्याचार सब खत्म। अब हम लोग देखेंगे कि हाँ फाइनली हुआ क्या था। ये तो भाई पीछे की पूरी भूमिका बन रही थी कि हाँ ये हुआ, इतना अत्याचार हुआ। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना, डेफिनेटली इस तरह कोई भी रहेगा तो रिवॉल्ट करेगा ही, रिवॉल्यूशन तो आएगा ही। और ऊपर से बुद्धिजीवी वर्ग हमें बताने वाला भी मिल गए थे लोग अब तो इस पूरे रिवॉल्यूशन को मैं 4 फेजेस में बांट रहा हूँ, 4 फेजेस में। पहला 1789 से 92। अब देखिए 1789 में क्या आया? 1789 में आया स्टेट जनरल, ठीक है। उसके बाद आया 1789 से 91 तक चला नेशनल असेंबली। बाद में यही नेशनल असेंबली जो है वो क्या बन गया? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फिर उसके बाद उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1792 से 1794 में एक नेशनल कन्वेंशन आया था, बोले तो रीजन ऑफ टेरर आया था,
जिसमें बहुत लोगों को मार दिया गया था, करीब करीब 16-17 हज़ार लोगों को मार दिया गया था, गिलोटिन कर दिया गया था, इवन राजा को मार दिया गया था, काफ़ी कुछ था, उसको देखेंगे हम लोग अभी डिटेल में। फिर अगला था 1794 से 99 वाला, जिसमें हम लोग कह सकते हैं डिक्टेटरी रूल आया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1799, इसको बोलते हैं नेपोलिक कॉप डिटैट, मतलब कि तख्ता पलट हो गया, डिक्टेटरशिप आ गई, डिटैट हो गया किसका, मिलिट्री का, ये फ्रेंच का वर्ड है कॉप डिटैट, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 5 मई 5 मई को 5 मई को आया क्या, एक स्टेट जनरल की असेंबली हुई थी, ठीक है। एक सुप्रीम पार्लियामेंट था, स्टेट जनरल, ठीक है। एक सुप्रीम पार्लियामेंट था जिसमें सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक स्टेट के, इस बात को याद रखिएगा। जिसमें मैं बता दूं आपको 300 डेलीगेट्स कहे जाते थे, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को डेलीगेट्स कहा जाता था। 300 डेलीगेट्स फर्स्ट स्टेट के थे, 300 डेलीगेट्स सेकंड स्टेट के थे, और 600 मात्र, देख लीजिए कितना बड़ा यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन 600 थे, आते तो थे कम से कम। तो इतने सारे डेलीगेट्स थे, ये वो एक मीटिंग बुलाई गई थी, स्टेट जनरल के नाम से फेमस है, एक सुप्रीम पार्लियामेंट टाइप का था। ये पहली मीटिंग थी 175 साल में बुलाई गई थी, ठीक है। ये 175 साल में, खुद सोचिए आप कि आप 175 साल में एक मीटिंग बुला रहे हैं। ये ओल्ड फ्यूडल असेंबली था, बहुत 175 साल पहले का फ्यूडल असेंबली था। क्यों बुलाया, कारण क्या था, लुइस 16 चाहता था कि लोन और टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो अब बेसिकली हुआ ये कि बोला गया कि इनको एक वोट मिलेगा, इनको एक वोट मिलेगा, और इनको एक वोट मिलेगा देने को। भाई जो थर्ड स्टेट के लोग थे वैसे ही हार जाते, 2/3, इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को टैक्स देना नहीं था, 2/3 वैसे ही हार रहे थे ये। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं दीजिए, आप हमारे 600 लोगों को गिनिए, इनके 300, कुछ इसमें से और कुछ इसमें से इनके फेवर में भी थे, जो गरीब फ्यूडल्स और गरीब कलर्जीज थे। तो कहीं ना कहीं ये जीतते और टैक्स नहीं बढ़ता, इसलिए राजा ने मना कर दिया, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि बेसिकली डेडलॉक हो गया था वोटिंग राइट्स को लेके, और क्या हुआ, राजा ने नहीं माना इनकी बातों को। तो जब ये अगले दिन मीटिंग करने के लिए आए तो ये खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए कि नहीं, अब हम लोग नेशनल असेंबली हैं, अब हम ही लोग काम करेंगे, अब हम लोग अपना खुद का, हम नेशनल पॉपुलेशन के 96% के वो हैं, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। 17 जून 1789 को ये कह दिए कि अब हम लोग राज करेंगे, अब हम लोग खुद के कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक ये नेशनल असेंबली हम लोग की खुद की रहेगी जब तक आप हम पे ये टैक्स नहीं हटाते हैं। तो 20 ये देख सकते हैं आप, ये स्टेट जनरल की असेंबली है, और यहाँ पे फिर नेशनल असेंबली लोग मिलकर डिस्कशन करके खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिए। कौन, वो डेलीगेट 600 लोग, थर्ड, और कुछ इसमें कलर्जीज और वो लोग भी आए थे, ज्वाइन किए थे, ऐसी बात नहीं कि केवल वही 600 लोग थे, 600 से ज़्यादा थे। तो बेसिकली 20 जून को क्या हुआ कि ये जो रॉयल गार्ड्स थे, वो जो मीटिंग हॉल था जहाँ पे स्टेट जनरल की मीटिंग थी, उसको ऑक्युपाइड कर लिया गया था, भर लिया गया था। अब ये लोग मीटिंग करने नहीं आ सकते थे, राजा कहा कि हम टैक्स लाएंगे। तो ये लोग गए, टेनिस कोर्ट खाली था, रॉयल टेनिस कोर्ट वहाँ खाली था, वहाँ पे गए और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे और खुद को घोषित कर दिए। क्या उन्होंने एक शपथ लिया जो फेमस हुआ टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से, ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से यह एक बहुत ही फेमस हुआ। अब क्या हुआ, लुइस चाहता था कि ये जो असेंबली हुई है, नेशनल असेंबली, इसको किसी भी हालत में तोड़ना जरूरी है, तो उसके लिए ट्रूप्स को बुलाए गए। लेकिन अब ये रूमर्स स्प्रेड हो गया कि जो भी वहाँ पे जो असेंबली के जो लीडिंग मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। तो लोगों के मन में विद्रोह पैदा हो गया और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे, और इस बहुत ज़्यादा क्राइम्स हुए, बहुत ज़्यादा लॉ को तोड़ा गया, बहुत सब कुछ लूट लिया गया, कलर्जी का घर। और तो इस टाइम को क्या कहा जाता है, द ग्रेट फियर। क्या कहा जाता है, द ग्रेट फियर, ठीक है, द ग्रेट फियर के नाम से यह समय फेमस है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो नेशनल गार्ड्स, पहले तो ये टेनिस कोर्ट ओथ है, यहाँ पे देखिए ये ओथ लिवा रहा है, यहाँ पे ओथ हो रही है टेनिस कोर्ट में 20 जून को 1789 में।
अब ये देखिए, अब ये जो गार्ड्स थे, नेशनल गार्ड्स, सबसे पहले हम लोग गार्ड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो गार्ड्स लिख रहा है आपको नेशनल गार्ड्स, इसको नेशनल गार्ड पूरा कहा जाता है। ये कौन थे? गार्ड ऑफ कॉमन पीपल कहा जाता था इनको। क्या कहा जाता था? गॉड ऑफ कॉमन पीपल। ये 1789 में इनकी संस्थापना हुई थी, 1789 में नेशनल गार्ड्स की। ये क्या किए थे कि ये गए बेस्टाइल के एक प्रिजन में, स्टेट प्रिजन में गए ये। कब? 14 जुलाई को। और क्या किया? ईंट से ईंट, दरवाज़ा और वाजा सब कुछ तोड़ दिया। वहाँ के जितने भी वो थे, कैदी थे, उन सबको निकाल दिया गया। और फिर वहाँ पे एक ईंट भी नहीं बची थी, मतलब पूरा धरती हो गया था। इतना बड़ा महल था, हम आपको फोटो भी दिखाएंगे। एक ईंट नहीं बची थी, आज नहीं है वो, इतना भयंकर था। तो इस चीज़ को आज भी वहाँ पर 14 जून को नेशनल हॉलीडे फ्रांस में मनाया जाता है। किस नाम से? बेस्टाइल डे के नाम से ये मनाया जाता है। ठीक है, बेस्टाइल डे मनाया जाता है फ्रांस में 14 जुलाई को। तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली वहाँ पे जो लूटा गया था, ये क्या सिम्बलाइज करता है कि वहाँ पे फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी हो रही है, फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी हो रही है। और बेसिकली वेपन्स को लूटने के लिए ही वो फॉल ऑफ बेस्टाइल किया गया था। इसमें सत्ता के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन था। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आपकी ये जो है पैलेस ऑफ बेस्टाइल था, जिसको बाद में रॉयल प्रिजन बना दिया गया था। और इसका एक ईंट भी नहीं बचा था। लोग अपने घर ले गए थे, अपना घर का काम किए थे उससे, ये पेंटिंग से उसकी। अब देखिए आफ्टर फॉल ऑफ बेस्टाइल्स क्या हुआ। लुइस 16 जो था 14 जुलाई 1789 को केवल नाम का राजा बन गया। नेशनल असेंबली ने अपने लॉज को इम्पोर्स कर दिया, इन एक्ट मिला दिया। और बाद में यही नेशनल असेंबली अब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनने वाली थी, क्योंकि अब ये लॉज ला रही थी। तो रिवॉल्ट पूरे कंट्री भर में स्प्रेड हो चुका था। किसके खिलाफ? कंट्री साइड में पूरा हो गया था कि मोनार्की के खिलाफ। एब्सोल्यूट मोनार्की से, अब देख रहे हैं आप, एब्सोल्यूट मोनार्की था, अब कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रहा है। एक लॉ बन रहा है, राजा अभी भी है लेकिन किसी काम का नहीं है, केवल नाम का राजा है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की बना था। अब इसमें आया क्या? एक नेशन का बहुत ही फेमस आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मैन एंड सिटीजन। ये जो यूएस का बिल का मैग्ना कार्टा है, यूएस का मैग्ना कार्टा जो है, इंग्लैंड के 13वीं शताब्दी में जो आया था, यूएस बिल ऑफ राइट्स। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था, ये दोनों को बेसिकली वजह से जो अपना फंडामेंटल राइट्स है ना, ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मैन सिटीजन से ही लिया गया है, और यूएस का मैग्ना कार्टा से लिया गया है। ठीक है, तो ये दो बहुत ही हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको याद दिला देना चाह रहा था। और ये जो रिवॉल्ट पूरे कंट्री साइड में स्प्रेड होने लगा था, और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब दे दिए गए थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेट नहीं रहेगा। ये जो इनेक्ट हुआ था नेशनल असेंबली का लॉ। ठीक है, आप ये देखिए, ये है वो क्या, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग कि वुमेंस मार्च हुआ वर्सलीज में, क्यों हुआ? ये जो डिक्लेरेशन था मेंस का तो दे दिया गया, मेन सबको फ्री था, सब राइट मिल गया, वोट वोट सब कुछ, सब जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस पे जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस था, सब कुछ था। लेकिन वुमेन्स और स्लेव के लिए कुछ नहीं था, नो राइट्स एज अ सिटीजन इन लोग को मिला। अक्टूबर 1789 में एक हार्श इकोनॉमिक कंडीशन आई थी, फूड शॉर्टेज होने लगा था। तो बेसिकली जो फूड शॉर्टेज था, एक ये हुआ, एक रूमर फैल गया कि पैलेस ऑफ वर्सलीज जो है, उस समय जो मैरी एंटोनिटी हैं, जो महारानी है, वो बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज किया, वहाँ बहुत सारा खाना है, और यहाँ लोगों को खाने के लिए भी, ब्रेड के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो वो लोग 7,000 महिलाओं ने असेंबली की और सीधे चले गए पैलेस। वहाँ पे गए, वहाँ सब गार्ड वार्ड को मार दिया, और पता चला वहाँ पे कोई ऐसी पार्टी नहीं चल रही थी। तो रॉयल फैमिलीज़ को वापस पेरिस लाया गया 1790 में। अब वो पैलेस ऑफ वर्सलीज से पेरिस में आ चुके थे। अब विद्रोह की क्रांति बहुत ही ज़्यादा भड़क चुकी थी। और एक और बात है, ये जो मैरी एंटोनिटी के लिए एक मिथ है, ये मिथ है कि कोई इनसे पूछ रहा था कि मैम महारानी जी की मेरे पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, तो वो बोली कि ब्रेड नहीं है तो ठीक है केक खा लो, ऐसा ये मिथ है।
ये गलत बात है, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इन्हीं के बारे में, इन्हीं मैरी एंटोनिटी के बारे में था वो मिथ, तो मैं क्लियरिफाई कर दूं आपको। फिर आफ्टर फॉल ऑफ बेस्टलीज क्या हुआ, बेस्टली के पतन के बाद क्या हुआ, तो नेशनल असेंबली जो था वो मिडिल क्लास के अधिकतर राइट्स को डिक्लेयर कर चुका था, सबऑर्डन्स और टैक्सेशन सिस्टम को सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक दे दिया गया था, सब टैक्सेशन बराबर कर दिए गए थे सबके लिए। तो यूरोप के लिए इस घोषणा के क्रांतिकारी महत्व कि कम करके आंका नहीं जा सकता था, क्योंकि यूरोप की हर सरकार विशेषाधिकारियों पर आधारित थी। यदि इन विचारों को लागू किया तो यूरोप का पुराना क्रम जो है, ये जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड ऑर्डर ऑफ यूरोप, वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अगर फ्रांस में इस तरह का कुछ होने लगा तो यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग देखेंगे, अरे वहाँ पे फ्रांस में क्रांति हो गई तो मेरे देश में क्यों नहीं हो रही, तो अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये फैल सकता था। इसके लिए लोग, वहाँ के जो राजा थे, तानाशाह थे बगल बगल के कंट्रीज़ के, वो पूरा फ्रांस का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी सत्ता खतरे में आने वाली थी। फिर यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स का संगठन हुआ 1790s में। पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, पार्टीज़ का इमर्जेंस हुआ, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा। कई सारे क्लब्स भी फॉर्म किए गए जिनके अपने अपने थॉट्स थे, बहुत लोग आइडियाज़ मिलते ही नहीं थे। चेंज ऑफ रिवॉल्यूशन सब चाहते थे, लेकिन कुछ अलग अलग चाहते थे। जैसे जैकोबियंस थे, रेडियल्स रिवॉल्यूशनरी थे, बोले तो कट्टरपंथी क्रांतिकारी थे। ये चाहते थे कि राजा हटे, हमारा जनप्रतिनिधि आए। फिर गिरोडिन्स थे, क्या थे गिराडिन्स, ये उदारवादी लिबरल्स थे, ठीक है। और फिर सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेंस भी थी, जो वुमेंस का एक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। तो उनके लिए इनकी एक ग्रुप बना हुआ था। तो यहीं सर आपको देखे, राजा यहाँ बैठा हुआ था और ये राजा के राइट में है और ये राजा के लेफ्ट में। जो लोग ये राइट में बैठे हुए थे वो लोग बोले कि नहीं नहीं, हमको कोई चेंज नहीं चाहिए, हमें राजा ही चाहिए, ठीक है। और ये लोग बोले नहीं नहीं, हमें राजा नहीं चाहिए, हम रेडियल रिवॉल्यूशनरीज हैं, हम जैकोबियंस हैं। ये बोले हम उदारवाद हैं, गिरोडियंस हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहीं से चालू हो गया कि हाँ, ये राइट विंग है, क्या ये राइट विंग है, और ये क्या है, लेफ्ट विंग है, ठीक है। ये जो लेफ्ट और राइट विंग आप सुनते आ रहे हैं, आज के प्लान में ये पूरा बदल चुका है, ठीक है। आज के प्लान में इसके डेफिनेशन भी बहुत हद तक बदल चुकी है, लेकिन ये राइट विंग और लेफ्ट विंग यहीं से चालू हुआ था, इन्हीं राजा के लुइस 16 से। और ये जो गिरोडिन्स हैं, गिरोडिन एक शहर है फ्रांस का, वहाँ पे ये छोटे छोटे क्लब बन रहे थे, तो गिरोडिन इसलिए नाम दे दिया गया था। जैकोबियंस भी कुछ इसी तरह का है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं जैकोबियन क्लब को। जैकोबियन क्लब आप बोल सकते हैं कि पुअर क्लास, एरिस्टियंस बोले तो कारीगरों और डेली वर्कर्स का एक ग्रुप था, ठीक है। इसको हम लोग सैंट क्लूटोस भी बोलते हैं। सैंट क्लूटोस इसलिए बोलते हैं कि बिलो नी पॉइंट से फुल पैंट पहनते थे, हाफ पैंट पहनने के लिए हाफ पैंट बहुत महंगे आते थे, अमीर तबके के लोग पहनते थे, फर्स्ट क्लास के लोग, सेकंड क्लास के लोग। तो ये लोग फुल पैंट पहनते थे, ये जैकोबियन क्लब के लोग थे, ये बहुत फेमस थे, यही क्रांतिकारी विचार थे। इनका जो लीडर था मैक्सिमिलियन डी रिबिस्पायरी, ये फ्रेंच नेम है तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो ये बिलीव करते थे क्या, कंसोलिडेटेड बाय अपर्स। इन्होंने कहा कि भाई जो मिडिल क्लास है वो अपने अधिकार तो ले लिया, नेशनल असेंबली बनाकर अपने अधिकार तो ले लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे नहीं कुछ मिला, और ये बहुत ही गलत किया मिडिल क्लास ने। तो हुआ क्या बेसिकली कि ये जैकोबियन क्लब वाले ने क्रांतिकारी छेड़ी, इन लोग के खुद के नेशनल गार्ड्स भी थे। तो अब बात यह आती है कि जो फ्रांस के लोग थे जल्दी ही क्रांति और राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल होते जा रहे थे, ठीक है। जिससे कि कई रईस और मौलवियों ने देश छोड़ दिया, क्लर्क्स और नॉबल्स ने देश को छोड़ दिया। क्रांति के खिलाफ विदेशी सरकारों को फ्रांस में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राज्य और रानी इन्हें भेष बदलकर फ्रांस से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें पहचान लिया गया। कब भागने की कोशिश की थी? 1791 में भागने की कोशिश की थी इन लोगों ने, ठीक है। तो उन्हें पहचान लिया गया था। फिर उन्हें बंदी बनाकर देशद्रोही के रूप में वापस लाया गया। लेकिन अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आप देख रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फेवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फेवर कर रही थी, लेकिन डिमांड ऑफ रिपब्लिक फैल गया कि लोग कहे जैकोबियन सही है, ये कैसा राजा है जो भाग रहा है, दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, स्केप कर रहा है फ्रांस से, एक कैसा राजा है। और दूसरे देशों में भी इस तरह का था कि भाई अगर क्रांति आ गई तो दिक्कत हो जाएगा, तो गणतंत्र की मांग होने लगी लोगों में। फिर लोगों ने विद्रोह किया, नेशनल गार्ड्स ने उस विद्रोहियों को सप्रेस कर दिया। नेशनल गार्ड्स बेसिकली जैकोबियंस के थे, वो जो 5 लाख वर्कर्स थे जो मैं बोला था क्रांति में हिस्सा होने वाले हैं पेरिस में, वो यही थे, यही नेशनल गार्ड्स थे जो विद्रोह करते थे। तो अब आया सितंबर 17, ये देख लीजिए आप, ये तस्वीर है जहाँ पे ये किंग भागना चाह रहा है, फिर इन लोग को पकड़ के ला रहे हैं हम लोग, पकड़ा गए थे ये। फिर अब आते हैं वॉर एंड द एंड ऑफ मोनार्की। ये सितंबर 1791 की बात है, जब ओल्ड नेशनल असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। बेसिकली ओल्ड लेजिस्लेटिव नहीं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। तो इस सभा में ने उन लोगों की संपत्ति को हथिया लिया था जो भाग गए थे, जो लोग, कुछ लोग देश छोड़ के चले गए थे दूसरे देशों में, उन लोगों की संपत्ति को छीन लिया गया ऑस्ट्रेलियन एम्पायर द्वारा। ये बोला गया कि इसने ऑस्ट्रेलियन जो सम्राट थे को एक संदेश भेजा था, जिसमें वो बोला था कि जो फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्र के खिलाफ आप जो भी संधि के हैं उसको त्याग दीजिए। बेसिकली कौन सी संधि हुई थी? ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया की ने एक डिक्लेरेशन ऑफ क्या था, प्लेंटेज था, ठीक है। ये डिक्लेरेशन ऑफ प्लेंटेज था, ये ट्रीटी थी किसमें? ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया में। इस तरह की ट्रीटी को बोला गया था कि आप छोड़ दीजिए। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा एक लेटर में। तो क्या हुआ, बेसिकली वो मना कर दिए। द एम्परर, वहाँ का जो साम्राज्य था, शासक था, वो मना कर दिया। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली वॉर छेड़ दी। क्या कर दी? वॉर छेड़ दी। तो फ्रांस ने अटैक किया। कब? अप्रैल 1792 को ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया दोनों पर वॉर छेड़ दिया। फिर लेट 1792 में जो मोनार्की थी वो भी सप्रेस्ड कर दी गई, और क्योंकि वो जो राजा लोग थे वो पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग रहे थे, तो मोनार्की को सप्रेस्ड कर दिया गया 1792 में। लेजिस्लेटिव असेंबली खुद को ही सप्रेस्ड कर ली और मोनार्की को भी सप्रेस्ड कर दी गई। अब राजशाही नहीं रही, लेजिस्लेटिव असेंबली भी अब बंद हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि अब लोग रिपब्लिक की मांग कर रहे थे। तो अब आने वाले थे जैकोबियंस, जो कि एकदम गरीब तबका था। सिटी वर्कर्स का अब टाइम आने वाला था। अब जब सिटी वर्कर्स के जब टाइम आने वाला था, तो जल्द ही फ्रांस इटली में ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया और सवाए इसे लड़ रहा था। तीनों ने फ्रांसीसी निर्वासितों से एक सेना अन्य समर्थन दिया था। मतलब सब, अब ये जो फ्रांस में जो एग्जाइल में जो सरकार चल रही थी, और ये सब मतलब चाह रहे थे कि ये जो क्रांति है बंद हो जाए, सब आपस में मिलके इसको सप्रेस्ट कर रहे थे। लेकिन फ्रांस ने सामंतवाद और राजतंत्र, बोले तो फेडरलिज्म और मोनार्की को नष्ट कर दिया था, और स्वतंत्रता और समानता पर आधारित नए सिद्धांतों को स्थापित करने की, जबकि इन देशों में जीवन का पुराना तरीका रहा है, मतलब कि ओल्ड वे ऑफ लाइफ रहा है इनके जीवन में रहने का, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वतंत्रता मांगी। ऑस्ट्रो और पर्सियन जो सेना थी का जो कमांडर था, कमांडर इन चीफ ऑफ ऑस्ट्रो पर्सियन फोर्सेस, वो कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि फ्रांस में जो अराजकता को बहाल करना है, और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के पुराने आदेश को नष्ट करने के लिए, जो ओल्ड ऑर्डर्स थे उनको नष्ट करने के लिए, जो किंग्स के अथॉरिटी में आते थे उसको नष्ट करने के लिए, जो भी इसके इच्छुक लोग थे कि हाँ भाई इसको अब नष्ट किया जाएगा, अब हम लोग एक क्रांतिकारी सोच लाएंगे, फेडरलिज्म लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, तो उनका भातृत्व और सहायता के पेशकश की थी, और ओल्ड ऑर्डर को ख़त्म करने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब आप ये देख रहे हैं कि सामंतवाद और राजतंत्र खत्म, और क्या आ रहा है? युद्ध चल रहा है, इधर युद्ध भी चल रहा है और अंदर अंदर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा है, अंदर भी और बाहर भी, और डेब्ट में, कर्जे में, भूखमरी का शिकार हो ही रहे हैं। तो ये आप सब देख सकते हैं। अब क्या था, किंग और क्वीन को मार दिया गया 1793 में, ठीक है। 1793 में किंग और क्वीन को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया?
क्योंकि ये लोग मिले हुए थे। कब मारा गया? जनवरी को मारा गया था, जनवरी 1793 में किंग को, लुइस को मार दिया गया था। क्योंकि और फिर क्या हुआ, ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन और हंगरी और डच जैसे कंट्रीज, ये भी लुइस के एग्जीक्यूशन के बाद, लुइस को मारने के बाद गिलोटीन से क्या हुआ कि उनके खिलाफ हो गए। किसके? फ्रांस के खिलाफ हो गए और फ्रांस पे हमला कर दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया, पर्सिया, थाई और इतने सारे देश और हमला कर दिए, 4-5 को। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो वैसे ही आर्थिक तंगे से, तो इसको, इसमें जो कमांडर था, जो कि 1769 को आर्मी ज्वाइन किया था, नेपोलियन, वो काफ़ी अच्छा उभर कर आ रहा था इस वक्त, समझ रहे हैं कि नहीं, वो उभर कर आ रहा था। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ कोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो जितने भी डच, हंगरी लोग हैं, इसको क्या कहा जाता है? द वॉर ऑफ फर्स्ट क्या, कोलिशन, वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन कहा जाता है इसे, ठीक है। अब ये था कि एक गुलेटिन इंस्ट्रूमेंट था जिससे इनह्यूमन डेथ होता था, तुरंत दर्दहीन मौत होता। अब इसको हम लोग देखेंगे। तो आया क्या, बेसिकली राइज ऑफ टेरर आया। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रेडिकल ग्रुप थे जैकोबियंस के, ये चाहते थे कि हम लोग को डेमोक्रेसी मिले, और जितने भी लोग थे ये जो इस विद्रोह का विरोध कर रहे थे कि ये जो आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे, उन लोगों को ये लोग क्या किए, 14 महीने के भीतर करीब करीब जून 1793 से जुलाई 1794 तक ये राइजन ऑफ टेरर चला था। इसको हम लोग रीजन ऑफ टेरर चला था, और इसमें करीब 17,000 लोगों को गिलोटीन करवा दिया गया, मारवा दिया गया, दर्दहीन मौत दे दी गई, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि, और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगा गया जिसमें कि आर्मी की पावर को, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल असेंबली, सब कितने सारे गिरते जा रहे हैं देश में भी, राजा है नहीं, मोनार्की है नहीं, और इस तरह का आ रहा है। तो अब आर्मी की पावर बढ़ती जा रही है। तो यही कारण रहा कि बाद में नेपोलियन खुद को एम्परर घोषित कर लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो राइन ऑफ टेरर है, द रीजन ऑफ टेरर जो है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 17 जून से चालू हुआ। कब? 1793 से जुलाई 1794 तक चला, ठीक है। 94 यहाँ पे लिखते रहे, ठीक है। तो चला, इसमें हुआ क्या, चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसको बाद में फिर नेपोलियन लाया, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नहीं मानते थे चर्च और भगवानों को में। फिर सेलेब्री जो थी उसको एबॉलिश कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। इनके हिसाब से नया कैलेंडर आया, 10 घंटा होता था उसमें, एक दिन में 100 मिनट होते थे एक घंटे में, और 10 दिन होता था, क्या 10 दिन होता था एक हफ्ते में। तो ये एक नया कैलेंडर लाया गया इन जैकोबियंस द्वारा। फिर जितने भी फूड शॉर्टेज थे वॉर के दौरान, ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो आर्मी जा रही है तो आपके यहाँ रुक के खाना खा सकती है, और सब शहरों में जाइए, सब शहरों में अनाज भेजिए। तो लोग उब गए थे। अब क्या हुआ था, फाइनली जैकोबियन से उब गए थे। और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं मैं, लोग जैकोबियन से उब गए और फाइनली जैकोबियंस को ही बैन कर दिया गया, क्योंकि इतने ज़्यादा मौत, 17,000 लोगों को मरवा देना, फिर इतना सारा नया कैलेंडर लाना, चर्चेस के डिस्ट्रॉय करने लगना। लोग आस्था का एक केंद्र था भाई। अब जो छोटे लोग थे, पीजेंट्स थे, वो जो खेतों में काम कर रहे थे, उन लोगों के पास एक भगवान का ही सहारा था, वो भी अब छीन रहे थे जैकोबियंस। तो फाइनली जैकोबियंस को बंद कर दिया गया, और जो उसका लीडर था, यही सब करवा रहा था, कौन था लीडर? रॉबेस्पियरे। इसको भी गिलोटीन कर दिया गया। यही सबको गिलोटीन करा के मरवा रहा था, इसको भी फाइनली उसी से एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। और फिर 1794 में कौन आया? 1794 में जो दूसरा ग्रुप था, एक जैकोबियन था और एक था जिरोडिन्स। जिरोडिन्स सत्ता में आए, पावर में आए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जिरोडिन्स सत्ता में आ चुके हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा गिलोटीन कैसे होता है। ये आया और ऐसे ऊपर सीधे धड़ से गया, आपका इसे में गला फंसा दिया जाएगा, यहाँ पे गला फंसा दिया जाएगा, और ऊपर से आएगा, खटाक से गिरेगा, यहाँ से रस्सी छोड़ दी जाएगी, आपका गला कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग।
ये देखिए अब यहाँ पे ये जो लुइस 14 है जो कि 21 जनवरी 1793 को ये काट कर ही गला दिखा रहे हैं लोग कि हाँ हमने लुइस 16 को मार दिया। इसी तरह मैरी एंटोनिटी को भी मार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या था। उसी वक्त जब ये सब चल रहा था तो ला मार्सेलेजी चल रहा था, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत है। तो फ्रेंच नेशनल एंथम है ये ला मार्सेलेजी। ठीक है, ये क्लाउड डी लाइजे द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही पॉपुलर था। ठीक है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ ये जा रहा था तो लोग जो मर्सिलीज से जो जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, जो वॉर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये लोग गा रहे थे, जो आर्मी के लोग थे, सोल्जर्स थे, इस सॉन्ग को गा के एक रिवॉल्यूशनरी पूरा क्रांति ला रहे थे। रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग था ये, रैली था पीपल अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया और इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके खिलाफ। तो ये क्रांतिकारी काफ़ी निकला ये गाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ला मार्शलिस गा रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं और ये काफ़ी युद्ध चल रहा है। और फिर इन्वेजन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पॉपुलर डिमांड ऑफ इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक की डिमांड होने लगी। रिपब्लिक आ भी गया था अब तो। वुमेन्स रिवॉल्यूशन भी इसी अगले देख लेते हैं इसी वक्त। तो ये बिगनिंग से ही वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा था फ्रेंच सोसाइटी में, लेकिन उन लोगों को एक थर्ड सोसाइटी से भी लोअर ही दर्जा मिलता था। इन लोगों का लिविंग भी थर्ड सोसाइटी जैसा ही था। इनका जो वेजेस था वो आदमियों से भी कम था। इनके पास इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की डिमांड मांग रहे थे ये लोग, नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा पॉलिटिकल क्लब है और न्यूज़पेपर है उसमें काफ़ी मतलब इन लोग भी अपना पूरा योगदान था। जैसे आप देखें कि मार्च टू पैलेस ऑफ वर्सलीज 7,000 औरतों ने निकाला था और ख़ुद की भी सोसाइटी थी, इन लोगों का खुद का क्लब था। क्लब में हम लोगों ने देखा था, ये भी मांग रहे थे हम लोग को जैसे मैन का अधिकार मिलता है वैसा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में स्लेवरी और ये वुमेन्स के अधिकारों को बिल्कुल नकार दिया गया नए सिरे से। केवल आदमियों को मिला, वो भी उनको जिनके पास लैंड था। तो इस तरह का कुछ था। ये पोजीशन ऑफ मैन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लॉस तो आए थे, कुछ हाँ कि भाई ये काम कर सकते हैं, ये फिक्स वेजेस होना चाहिए, इस तरह का कुछ आया, लेकिन कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं आया कि हाँ भाई आप वोट मतलब आप जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं इस तरह। तो फाइनली वुमेन्स को राइट टू वोट मिला 1946 में, बहुत ही लेट मिला। कब आज़ाद हुआ, कब 1781 में शायद से इनको कंप्लीट डेमोक्रेसी मिली थी, देखेंगे हम आगे। स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक रहा वर्ल्ड का वुमेन्स रिवॉल्यूशन के लिए। अच्छा, ये एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी हुआ था बीच में। अभी हम लोगों ने देखा कि जो राइज ऑफ टेरर था उसमें स्लेवरी हटा दी गई थी। इससे बहुत घाटा हो रहा था क्योंकि जो यूरोपियन और अफ्रीकन में और अमेरिकन में जो ट्रायंगुलर स्लेव थे जो आए थे फ्रांसीसी कॉलोनीज़ में, सबको हटा दिया गया था। 18 शताब्दी में ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी हुआ था फ्रांस में, जिसमें कोई पास नहीं किया गया था लॉ इसके अगेंस्ट। 1794 में ये सारे स्लेव्स को हटा दिया गया, लेकिन नेपोलियन आया और ये वापस स्लेवरी सिस्टम को ला दिया। बट 10 साल लेटर स्लेवरी सिस्टम वॉज री इंट्रोड्यूस बाई नेपोलियन। और ये फाइनली 1848 में स्लेवरी एबॉलिश हुई थी, जब फ्रांस कॉलोनीज़ में, ठीक है, केवल फ्रांस कॉलोनीज़ में। तो अब हम लोग ये देखेंगे नेपोलियन वॉर क्या था। ठीक है, तो 1792 से 1815, ये जो 1792 से 1815 आपको दिख रहा है, उसमें फ्रांस लगभग निरंतर युद्ध में लगा हुआ था। यह फ्रांस और अन्य राज्यों के बीच युद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्ध करार दिया क्योंकि यह एक क्रांतिकारी फ्रांस और पुराने आदेश को कायम रखने वाले देशों के बीच लड़ा जा रहा था। समझ में आ रहा है? इस युद्ध में फ्रांस अकेले था। हालांकि जब तक नेपोलियन सम्राट नहीं बना था तब तक दुनिया लगभग हर प्रबुद्ध व्यक्ति को फ्रांसीसी क्रांति से सहानुभूति तो थी, लेकिन नेपोलियन के बाद नहीं थी। अच्छा, नेपोलियन 1769 से ही युद्ध लड़ रहा था। 30 साल का उम्र था जब वो राजा बना था, ये बात याद रखिएगा आप। तो सबको सहानुभूति तो थी कि इतने सारे देश लड़ रहे हैं। अब ये देखिए, जो 1793 से 1796 के बीच में जो फ्रांसीसी सेनाओं ने लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप पर विजय प्राप्त की, जब नेपोलियन ने माल्टा, मिस्र और सीरिया को 1797 से 1799 तक दबाव डालकर तो फ्रांस को इटली से बाहर कर दिया गया था। जब दबाव डाला किसने? नेपोलियन ने, माल्टा, मिस्र और सीरिया पर।
तो नेपोलियन द्वारा जब सब तक कब्जा करना चालू किया गया तो फ्रांस ने अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया था। 1805 में इसने पर्सिया को जीता, 1806 में रसिया को 1806 में पर्सिया को, 1805 में ऑस्ट्रिया को और 1807 में रसिया को जीतता गया। कौन? नेपोलियन। और लेकिन एक बात है कि ये जो ब्रिटिश नेवी थी उससे हार गया था, ठीक है, उससे हार गया था। लेकिन फाइनली अब आप देखेंगे कि लगभग सभी यूरोप के एक गठबंधन ने 1813 में लिप्जिंग में फ्रांस को हराया था। यह सहयोग बलों के बाद में पेरिस पर कब्जा कर लिया था और नेपोलियन को हराया गया था। तो काफ़ी लोग मिलकर हराए थे। रिकवरी के लिए जब उसने प्रयास किया था जून 1815 में, तो वाटरलू की लड़ाई में नाकाम रह गया था और यहाँ पे फाइनली नेपोलियन हार गया था। तो अभी आपका वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है। बेसिकली नेपोलियन राजा बना, कंसोल्टेट बना 1919 में। उसके बाद अपना नेपोलियन एरा चालू हो जाता है, फिर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। तो ये जो वाटरलू की लड़ाई में नाकाम हुआ, हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो शांति समझौते हुए जिसमें पूरा यूरोप शामिल था, और वियना की जो कांग्रेस हुआ था जिसमें नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस के पुराने राजवंशों को सत्ता में वापस बहाल कर लिया गया था। हालांकि कुछ वर्षों बाद भीतर वो भी राज कर नहीं पा रहा था क्योंकि लोग सुन नहीं रहे थे। तो 1830 में फिर से क्रांति का प्रकोप आया और 1848 में फाइनली राजशाही को फिर से उखाड़ फेंका गया। हालांकि जल्दी ही फिर वो फिर से प्रकट हो गया, मतलब राजशाही जा रही थी, आ रही थी, इस तरह चलते चलते फाइनली 1871 में फ्रांस आज़ाद हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इस रिवॉल्यूशन के। तो पहला, इसमें जो भी कॉन्सिक्वेंस थे, फ्यूडरल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था, जो भी प्रिविलेज्ड क्लास थे एबॉलिश्ड हो गए थे, पावर ट्रांसफर टू मिडिल क्लास, ठीक है, पावर ट्रांसफर टू मिडिल क्लास, जितने भी डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडरल सिस्टम इन फ्रांस, और प्रिविलेज्ड क्लास बस एबॉलिश्ड, ठीक है। जो भी क्लास सिस्टम था वो सब हट गया, जमींदारी सिस्टम थी हट गई और क्लास सिस्टम हट गया। तो और एक और है कि न्यू इकोनॉमिक कॉज भी है। ये नेपोलियन कोड आज भी लागू है, इस बात को भी ध्यान रखें। तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, अब हर एक पॉइंट को पूरा अच्छे से डिटेल में नहीं बताते हैं। न्यू इकोनॉमिक सिस्टम आया कैपिटलिज्म का, ठीक है, कैपिटलिज्म का एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आया फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद। फिर यहाँ तक कि नेशनलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आया। नेशनलिज्म का एक सही मतलब निकल कर आया, एक मॉडर्न मीनिंग निकल कर आई नेशन के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। फिर उसका एक और कॉन्सिक्वेंसेस है कि आइडिया ऑफ जो सॉवरेनिटी थी, रूसों की जो पॉलिसी थी, मतलब जनता का अधिकार, वो इवन नेपोलियन भी इस चीज़ को नकार नहीं सका था। क्या? नेपोलियन ने भी ये कहता था नेपोलियन खुद को कि मैं हूँ एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। तो इस चीज़ को जब नेपोलियन नहीं नकार सका तो कुछ भी कहिए आया आपका भाई, सत्ता आई गई, कई बार राजा लोग आए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ खास तो हुआ नहीं था, वही घूम फिर के और राजा की तरफ ही हम लोग आए थे। तो रिवॉल्यूशन में कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो जो पीपल्स सॉवरेनिटी का जो आइडिया था वो फेल नहीं हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा। यही पीपल्स ऑफ सॉवरेनिटी का जो आइडिया है वो एम्परर ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक था। तो ये जो आइडिया था वो मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रेंथन करता था, काफ़ी मजबूती प्रदान करता था, स्ट्रेंथ प्रदान करता था कि हाँ भाई हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। एक रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट था जिसकी वजह से काफ़ी यूरोपियन में इसकी चर्चा भी हुई और काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे आर्मी को। अब हम लोग ये देखेंगे जो लॉज इम्पोज थे, इक्वल टू ऑल, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया। मतलब ये जो जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पहला कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे वर्ल्ड इतिहास में, पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। समझ सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जैकोबियन जो क्लब था इसमें जो राइट्स दिए गए थे, राइट्स टू वोट, राइट्स ऑफ इनसेक्योरेशन, मतलब आपको एक लिबर्टी मिलेगी, एक इक्वालिटी मिलेगी और एक फ्रैटर्निटी मिलेगी। राइट टू वोट कॉन्सेप्ट यहीं से आया जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फिर स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, हालांकि फ्रेंच कॉलोनीज में काफ़ी लेट किया गया,
कब किया गया आपको पता है, लेकिन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्लेवरी सिस्टम भी हट सकती है, ऐसा भी एक एग्जाम्पल आया, ये बताया जा रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर रिपब्लिक, गणतंत्र का कभी ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि राजशाही आई, बीच बीच में मोनार्की आई, एम्परर इंस्टेब्लिश्ड हुए, लेकिन रिपब्लिक का जो एक आइडिया था उसको नेपोलियन तक ने नहीं। मैं कहा था मैं पीपल का, फ्रांस के पीपल का रिपब्लिक हूँ, खुद को ही राजा घोषित करते हुए कहा था मैं लोगों के पीपल सॉवरेनिटी हूँ। तो जब नेपोलियन नहीं कर पाया तो कोई और क्या कर पाएगा। फिर ये जो ब्लड ऑफ कॉमन और पीपल का ये रिवॉल्यूशन कह सकते हैं हम लोग, ब्लड ऑफ कॉमन पीपल था। इसमें सिटी पुअर और पीजेंट्स को, जो वर्कर्स थे, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, पहली बार पूरे इतिहास में, 1792 में। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर अब ये देखते हैं कि इसके एक डिमेरिट भी है कि जो रियल इक्वेलिटी नहीं आई थी, क्योंकि राइट टू वोट, आप भाई वर्कर स्लेवरी हटी नहीं, सबको मिला नहीं। जो कॉमन पीपल था, अभी भी लैंड का वो इक्वली बांट तो दिया गया था, लेकिन वोट नहीं मिले थे, देने के अधिकार नहीं मिला था, बहुत ही कम लोगों को मिला था। फिर इवन औरतों और स्लेवरी सिस्टम का मिले, तो ये सब कुछ डिमेरिट्स भी हैं इस रिवॉल्यूशन के, कि जब क्रांति आ रही है तो अच्छे से आए। फिर लेकिन फिर भी पहली कंट्री थी जो सोशलिज्म के ऊपर चली थी। ठीक है, फर्स्ट कंट्री बिकम द सोशल इक्वालिटी के ऊपर पहले न्यू काइंड पॉलिटिकल मूवमेंट चला था, ये भी एक आउटकम निकल के आया था। देखिए अभी इम्पैक्ट क्या हुआ इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड इतिहास पर, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूरोप, साउदर्न और सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है, यूरोप, साउदर्न और सेंट्रल अमेरिका में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि वहाँ पर भी क्रांतियाँ शुरू होने लगी। इसके बाद न जाने कितने देशों के खिलाफ गए थे रिवॉल्यूशन में जो लोग थे, वो सबको पता चला कि नहीं भाई इस तरह का भी कुछ हो सकता है। अब ये देखिए, ये कई सारे रिवॉल्यूशनरी फाइटर्स थे, ये अपना नेपोलियन के ऊपर भी जजमेंट देते हैं कि किस तरह वो, जैसे पढ़ते हैं, चलिए। अकॉर्डिंग टू द माई जजमेंट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड the doing of Napoleon opened the eyes of the world. The nation knew nothing before the people thought of the king were gods upon the earth, and they were bounded to stay with them. But all those thought the present the more difficult to. पर ये आइडिया आया कि राजा ही राजा क्यों बनेगा, इस तरह की भी सोच जो आई, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ही आई है। फिर इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड पर ये पड़ा कि ये जो 1815 में जो फ्रांस का रूलिंग डेंसिटी थी, ओल्ड रूलिंग डेंसिटी थी, उसको वापस ला दिया गया सत्ता में। तो कहाँ से ये कह सकते हैं आपकी, लेकिन फिर भी उसको बहुत डिफ़िकल्ट हुआ रूल करने में, तो बाद में वो जाता रहा सत्ता, ओल्ड जो रूलिंग डेंसिटी थी, बर्बन डेंसिटी, तो जाता रहा आता रहा, इस तरह चलता रहा। फिर ये 19वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिकन्स ने भी इस तरह के इस रिवॉल्यूशन से, नेपोलियन वार से काफ़ी सीख ली। फिर ये आप देख सकते हैं कि जो वॉर था फ्रांस का, वो इंगेज करता था पूरे यूरोपियन पावर को, क्योंकि फ्रांस ने अधिकतर एरिया को, वास्ट रीजन ऑफ यूरोप को ऑक्यूपाई कर लिया था। जो वहाँ के लोग थे, जाते थे तो ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर्स को, लिबर्टी को, आइडिया ऑफ लिबर्टी को बताते थे लोगों को। कुछ भी कहिए, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा क्रांति आने लगी थी इसके बाद। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए थोड़ा। नेपोलियन के अंडर में इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखते हैं कुछ मेजर इवेंट्स हैं कि किस तरह ये हुआ। तो ये मेजर इवेंट्स क्या हैं कि स्टेट जनरली हुई 1788 से 89 में। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिजाइम, नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। फिर उसके बाद वॉर हुआ, रेडिकल रिवॉल्यूशंस हुए, फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक हुआ। उसके बाद डिक्टेटरी आ गई, किसकी, नेपोलियन की। तो ये ओवरव्यू है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये monol.org का एक फ़ोटो है शायद से ये, तो यहाँ से भी आप इसका एक माइंड मैप है, इसको भी आप देख सकते हैं। आपके लिए लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो कैसा लगा हो, या शेयर जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। कैसा लगा वीडियो लाइक कीजिए, अगर ख़राब लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए। कमेंट कीजिए अगर कुछ सजेशन हो तो, कोई और किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना तो भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ भाई। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।